Hi, this is your favorite PK Baba and I welcome you all to the India's best online and offline learning platform that is eSerit। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स, प्री बोर्ड्स और अदर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को क्विकली रिकैप करते हैं और समझते हैं इसके की कॉन्सेप्ट जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें यहां पर बात करनी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मेटल्स जो है दिखने में शाइनी होते हैं और ये हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो डक्टाइल का मतलब क्या है कि अगर आप मेटल के किसी भी बिलेट को स्ट्रैच करेंगे यानी खींचेंगे यानी कि पुलिंग फोर्स लगाएंगे तो ये एक थिन वायर में कन्वर्ट होता जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो जो एबिलिटी होती है थिन वायर में कन्वर्ट होने की दैट इज नोन एज डक्टिलिटी या फिर वो नेचर डक्टाइल नेचर कहलाता है। ऐसे दूसरी होती है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी पर यानी मेटल्स को जब भी आप हैमर करेंगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट होते जाएंगे और फैल जाएंगे यानी एरिया बढ़ा लेंगे और जो इनकी साइज है जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी यानी थिन शीट में कन्वर्ट होने की एबिलिटी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। और इसके साथ इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं, ये सोनोरस होते हैं यानी कि इनमें जब भी हम हिट करते हैं या इनको बीट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज यू ऑल नो। सिमिलरली नॉन मेटल्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज इनसे जस्ट उल्टी होती है यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल बोले तो जैसे आप इन पर फोर्स लगाओगे या आप इनको हैमर करोगे ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। ये कोई डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी शो नहीं करते यानी नॉन मेलिएबल होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी लो होता है, सोनोरस भी नहीं होते यानी कि इनको बीट करने पर साउंड भी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होता है यानी कि साउंड जो है वो इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। उसके बाद ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम आते हैं कुछ एक्सेप्शंस पर। जैसे कि हमने बोला कि मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन हार्डेस्ट एवर नोन सब्सटेंस है डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है यानी कार्बन का एलोट्रॉप है। वैसे ही लिक्विड स्टेट पर पाया जाने वाला मेटल अगर मैं बात करूं तो मरकरी है, बल्कि बाकी के जो मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ऐसे ही एकमात्र नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो ब्रोमीन है। ओनली लस्ट्रस नॉन मेटल की बात करें तो ये आयोडीन है। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो इतने सॉफ्ट हैं कि उनको आप नाइफ से भी काट सकते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स जिनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जैसे सीजियम और गैलियम, आप गैलियम को हथेली पर लोगे ना तो भी ये मेल्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं कई सारे मेटल जैसे कि बिस्मुथ और लेड है। नॉन मेटल्स ऐसे जो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जैसे कि ग्रेफाइट जो कि कार्बन के एलोट्रॉप है जो कि एक नॉन मेटल है। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। इनमें से भी एक आध क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर तो मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करता हूं। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेटल के ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। हम जानते हैं कि जनरली जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं यानी बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स के ऑक्साइड जो है एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं। तो उन ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। यानी जनरली तो कैसे होंगे ये? जनरली दीज आर बेसिक। जनरली तो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। बट कुछ बेसिक और एसिडिक दोनों ही होते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड की बात करूं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है? बेसिक, तभी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसे में यहां पर NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूं बेस के साथ तो ये सॉल्ट और वाटर देता है। और दीज सोल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है, इनका फॉर्मूला याद रख लो और नाम भी याद रख लो। यानी कि जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बनाएगा और वाटर देगा। तो यहां से पता चलता है कि एसिड है। यानी जिंक ऑक्साइड बेसिक भी है और एसिडिक भी है, यानी क्या है ये? एम्फोटेरिक। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और वाटर बनाता है। ऐसे ही ये बेस के साथ रिएक्ट करके जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया तो सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बनाता है। यानी कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये ऐसे ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब आगे आते हैं मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन। तो जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है? ये देती है मेटल का हाइड्रोक्साइड और साथ में रिलीज होती है यहां पर
हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी के विषय में थोड़ी और ज्यादा डिटेल में बात करें तो सभी मेटल्स वाटर के साथ इक्वली रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी इक्वल रेट पर रिएक्शन नहीं होती है। कुछ ज्यादा रिएक्टिव हैं वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले वो स्लो रिएक्शन करते हैं, और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं सोडियम और पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये जो रिएक्शन होती है इनकी, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस वजह से इसमें जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है वो आग पकड़ लेता है, यानी फायर को कैच कर लेता है। और ऐसे ही अगर मैं दूसरे मेटल्स की बात करूं जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो ये मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करते, बट वार्म और नॉर्मल वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं, और यहां पर भी मेटल का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन यहां वाली हाइड्रोजन गैस जो है आग को नहीं पकड़ती, यानी कि फायर कैच नहीं करती, क्योंकि यहां पर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो सरफेस है उससे स्टिक हो जाती है, दैट्स व्हाई ये मेटल्स वाटर में रिएक्शन के दौरान फ्लोट करते हैं। आगे हम चले तो आयरन और एल्यूमिनियम की बात करें तो ये ऐसे मेटल्स है जो लेस रिएक्टिव है थोड़े से, यानी इनकी रिएक्टिविटी वाटर के रिस्पेक्ट में उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये जो है नॉर्मल वाटर, वार्म वाटर और जो हमारा कोल्ड वाटर उसके साथ तो रिएक्ट करते ही नहीं है। किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। और रिएक्ट करने के दौरान स्टीम के साथ रिएक्शन में इनके विशेष कंपाउंड बनते हैं जैसे आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है, यानी यहां पर हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होती है पर हीट एब्जॉर्ब होती है, ना कि रिलीज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शंस आप लोगों से पूछी जा सकती है एग्जाम में। आगे हम बात करें तो एसिड्स के साथ मेटल की रिएक्शन कराओ, तो एसिड के साथ मेटल की आप रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। जैसे यहां पर देख लो आप, सोडियम HCl के साथ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, किसी की भी आप एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। लेकिन एक एसिड ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सॉरी। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो किसी मेटल के साथ नहीं देता है हाइड्रोजन गैस। वो क्या करता है? ये एक बहुत ही गजब का स्ट्रॉन्गर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से क्या करता है? हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये हाइड्रोजन नहीं देता। कुछ ऐसे मेटल्स है जैसे कि मैंगनीज और मैग्नीशियम जिनके साथ नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस देता है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ। अब अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बनाती? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जिससे वहां मेटल के ऑक्साइड बेसिक थे, लेकिन यहां पर नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक होंगे नेचर में। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, इसका प्रमाण कहां से मिला? हम इनकी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, बट नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये कैसे हैं? एसिडिक है नेचर में। यहां पर कई सारे जो रिएक्शंस है वो बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या देते हैं। अब हम बात करें यहां पर आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की, तो अब रिएक्शन आती है मेटल और नॉन मेटल की आपस में। तो मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हम जानते हैं कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे आउटर मोस्ट शेल में अगर सोडियम की बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से नेगेटिव चार्ज, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव आयंस आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। और ये यहां पर बन रहा है Na+Cl- से NaCl नाम का कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये थोड़े ब्रिटल होते हैं नेचर में, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट, यानी आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, इसलिए डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट इनको अगर मोल्टन स्टेट में लिया, यानी इनको पिघलाकर आपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, देन इट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी।
ये अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। और एक्वस सॉल्यूशन में तो अच्छे कंडक्टर होते ही हैं, क्योंकि वहां पर आयंस डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो पास होगा ही। फिर लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आते हैं, तो यहां पर क्या करना होता है, हमें मेटल और नॉन मेटल लेना होता है। तो मेटल के जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, नॉन मेटल के क्रॉस से। अब हम जानते हैं कि यहां पर जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा। जैसे मैग्नीशियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मुझे क्लोरीन के साथ कराना, तो क्लोरीन को 1 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन को, इस प्रकार से इसके पास तो +2 चार्ज आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देके, और इन एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो माइनस माइनस चार्ज। तो यहां पर हम बात करेंगे Mg+2 और Cl- होल ट्वाइस, क्योंकि क्लोरीन 2 है और हर पर एक माइनस चार्ज है। यहां पर मैग्नीशियम 1 है और उस पर +2 चार्ज है। इस प्रकार से लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले ओर होती है, जिसको आप जमीन से निकालते हैं। अब उस ओर का फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया जाता है, यानी उसके साथ जितनी भी इंप्योरिटीज लगी होती है, जिनको हम गैंग बोलते हैं। आपकी बुक में लिखा है एक वर्ड गैंग, गैंग इज द इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द ओर। तो उन गैंग को रिमूव किया जाता है बाय वॉशिंग और एनी अदर मींस, मैग्नेटिक बेल्ट और इन सब के तहत उसको अलग करा जाता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया। यानी कि अब जो प्रोडक्ट हमारे पास बचा है उसमें ओर ज्यादा है, फर्जी चीजें कम है। अब उस और का पहले पता लगाएं कि इसमें से हमें हाई रिएक्टिविटी का मेटल निकालना है या मीडियम रिएक्टिविटी का निकालना है या लो रिएक्टिविटी का। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका तो इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है मोल्टन ओर का, यानी कि उनको पहले पिघला लेते हैं और पिघला के उनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, जिससे मेटल और नॉन मेटल अलग हो जाते हैं। नॉन मेटल एक गैस के रूप में निकल जाता है और मेटल जो है डिपॉजिट हो जाता है, यहां से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें मीडियम रिएक्टिविटी में, तो मीडियम रिएक्टिविटी में 2 टाइप के ओर्स पाए जाते हैं, कार्बोनेट और एक सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को पहले कैल्सिनेट करते हैं, यानी कैल्सिनेशन होता है जिससे ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करा जाता है जिससे ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, यानी फाइनली ऑक्साइड मिलेगा, उस ऑक्साइड को रिड्यूस करके आप जो है मेटल प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही काम हम लो रिएक्टिविटी में करें, तो लो रिएक्टिविटी में जनरली ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स नहीं मिलते हैं, क्या मिलते हैं, सल्फाइड्स मिलते हैं। तो सल्फाइड्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, हम रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग करने के बाद वो मेटल दे देते हैं, और अगर उस मेटल में थोड़ी बहुत अगर इंप्योरिटीज है तो फिर उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम जो है उसको रिफाइन करके एक प्योर स्टेट में पा लेते हैं। अब कुछ केमिकल रिएक्शन से जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सबसे पहले लो रिएक्टिविटी में हमारे पास मर्करिक सल्फाइड है, जिसको हम सिनेबार भी बोलते हैं, इसका नाम याद रखना सिनेबार। तो इस सिनेबार को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना होता है दैट इज नोन एज रोस्टिंग। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये मर्करिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है तो ये तो उड़ जाएगी, मर्करिक ऑक्साइड बचेगा। अब क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनके ऑक्साइड भी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा हीट करोगे तो मेटल अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग होकर उड़ जाएगा। सिमिलरली लो रिएक्टिविटी में कॉपर, यहां पर कॉपर ग्लास जिसको हम बोलते हैं, क्यूप्रेस सल्फाइड ये यहां पर है। तो क्यूप्रेस सल्फाइड का भी क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, नहीं इसकी भी रोस्टिंग करेंगे, और यहां पर क्यूप्रेस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। यहां पर ये जो क्यूप्रेस ऑक्साइड, इसको बचे हुए क्यूप्रेस सल्फाइड जो है उसके साथ मिक्स कर देते हैं, ताकि क्या हो, ये कॉपर को डिसइंटीग्रेट कर दे, अलग कर दे, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाकर इसको उड़ा दे। तो ये 2 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और इस कॉपर को फिर हमें रिफाइन करना पड़ता है, बिकॉज ये आयनिक स्टेट से नहीं डिफरेंट हुआ है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी करी जाती है। मीडियम रिएक्टिविटी वाले में, जैसे मैंने जिंक का एक एग्जांपल लिया, तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले में क्या होगा, सल्फाइड भी मिलेगा और कार्बोनेट भी। तो जो सल्फाइड होता है उसको तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, और ये ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है। अगर कार्बोनेट है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करेंगे तो ये क्या देगा, ये ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। तो यहां पर जिंक कार्बोनेट क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। अब जब ऑक्साइड मिल गया मेटल का, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या थी इसमें, मीडियम रिएक्टिविटी वाले में नेक्स्ट स्टेप होती है कि उसका रिडक्शन कराया जाए। तो जैसे जिंक ऑक्साइड का कार्बन से रिडक्शन करा दिया, हम यहां पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक मिल गया, तो यहां पर जिंक हमें मिल चुका। लेकिन सभी मेटल्स के ऑक्साइड जो है वो कार्बन से रिड्यूस नहीं होते हैं। तो जो मेटल्स कार्बन से रिड्यूस नहीं होते हैं, जिन मेटल के ऑक्साइड, उनके लिए हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन सब का। तो यहां पर जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है, ये कार्बन से रिड्यूस नहीं होता है, तो यहां पर एल्यूमिनियम मिलाया, एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिव मेटल है, तो मैंगनीज को क्या कर देगा, अलग कर देगा,
और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, इस वजह से यहां पर जो मेटल प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में वो मोल्टन स्टेट में होती है। सिमिलरली इसी एक्टिविटी का जो यूज है वो जो रेल होते हैं हमारे ट्रैक्स होते हैं ट्रेन के, उन ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम मिलाकर रिएक्शन कराई जाती है जो हाईली एक्सोथर्मिक है, और इसमें आयरन जो बनता है मोल्टन स्टेट में बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्लैग के रूप में ऊपर से बाहर निकल जाता है। तो ये एल्यूमिनोथर्मिट रिएक्शन है, या फिर इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, जो कि रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं टॉप रिएक्टिव मेटल्स का, कि जो रिएक्टिविटी में टॉप पर हैं उन मेटल्स को कैसे निकाला जाता है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इनका मैंने बताया था आपको कि टॉप रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनका पहले मोल्टन स्टेट में यहां पर भरा जाता है, यानी मोल्टन, जैसे मान लो सोडियम निकालना, सोडियम का जो सॉल्ट है NaCl उसको मोल्टन स्टेट में लाए और भर दिया, यानी इलेक्ट्रोलाइट बना दिया उसे। फिर 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे तो एक इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, एक एनोड होगा। एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो डिकंपोज होगा वहां पर, यानी कि वो अपने आयंस में टूट जाएगा। तो एक पर Na+, एक पर Cl- बनेगा। तो जो नेगेटिव आयन है वो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये तो सोडियम मेटल बन जाएगा, और ये दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्शन, मतलब ये क्या करेगा, 2 क्लोरीन एटम मिलकर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे और क्लोरीन गैस बनाएंगे, और ये क्लोरीन गैस इस इलेक्ट्रोड पर यानी एनोड पर रिलीज हो जाती है। तो क्लोरीन गैस तो बबल्स बनाकर यहां पर एनोड पर रिलीज होगी, और जो सोडियम है वो मेटल की फॉर्म में जो है कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। ऐसे अगर मैं बात करूं रिफाइनिंग ऑफ मेटल की, तो जैसे मान लो कॉपर है, अब कॉपर का कोई भी मेटल है, यहां पर आप देखोगे तो ये सॉल्यूशन जो है आपको कॉपर का ही लेना पड़ेगा। देखो हम जानते हैं एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पर जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। तो इसमें बनेगा कॉपर प्लस आयन, यानी यहां पर बनेगा कॉपर +2 आयन और सल्फर -2 आयन, सल्फेट -2 आयन। अब ये जो इम्प्योर कॉपर है और ये प्योर कॉपर है, तो हमें देखना है कि प्योर कॉपर किधर जाएगा। तो जो आयरन है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, उसकी आयनिक फॉर्म। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है कॉपर पर, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, यानी कि कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास बनेगा यहां पर आपके पास कॉपर बनेगा। तो कॉपर कहां मिलेगा आपको, कैथोड पर, यानी कि जो प्योर कॉपर मिलेगा वो कैथोड पर। तो प्योर इलेक्ट्रोड जो होगा कॉपर का, प्योर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा कैथोड। और इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड जो होगा वो कौन सा होगा, एनोड होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहां से जो रिलीज होगा Cu2+, वो इसकी वैकेंसी को कंप्लीट करेगा, फिर ये यहां से यहां जाएगा, इस प्रकार से। तो यहां पर आप देखोगे तो जो प्योर कॉपर है वो क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन देकर कॉपर +2 आयन बना देगा। तो इस प्रकार से यहां पर भी रिफाइनिंग होती है मेटल की। और जिस इलेक्ट्रोड जहां से कॉपर प्लस आयन निकले उस इलेक्ट्रोड के नीचे जो है इंप्योरिटीज डिपॉजिट होने लग जाते हैं, इसको एनोड मड भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आप सब लोग इनको रिवाइज करते रहिए, रिकैप करते रहिए और अपने एग्जाम को क्रैक करते रहिए, फोड़िए अपने ड्रीम परसेंटेज को। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।